नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर की सीरीज में। और आप देख रहे हैं एकलव्य पीसीएस। तो आज है 20 अप्रैल और आज हम चर्चा करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स की। आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं की आज हम चर्चा करेंगे, क्या क्या हुआ है इनको हम जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यहाँ पर। और जैसा कि अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि यदि आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं मुफ्त में, तो हमारा चैनल है टेलीग्राम पर जिसका नाम है एकलव्य पीसीएस। टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप सर्च करें एकलव्य पीसीएस और उसको ज्वाइन करें। वहाँ पर ये PDF आपको फ्री में मिल जाती है, ठीक है। तो यदि आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, अवश्य ज्वाइन कर लें, तो ये आपको PDF मुफ्त में मिल जाएगी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है, भारत ने अंतरिक्ष में पहला स्वदेशी उपग्रह भेजा था, ठीक है। भारत का जो पहला स्वदेशी उपग्रह था उसको अंतरिक्ष में भारत ने कब भेजा था? ऑप्शन है 1975, 1976, 1985 या इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, इसका जो सही जवाब है वो है 1975, ठीक है। इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो है 1975। 1975 में 19 अप्रैल के दिन ही भारत ने अपना पहला स्वदेशी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला स्वदेशी उपग्रह भेजा था अंतरिक्ष में। यदि हम देखें कि इसका नाम क्या था तो एडिशनल जानकारी हमारे पास क्या है आप देख पाएंगे। भारत ने 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट उपग्रह, देखिए ये भी ध्यान रखेंगे, भारत का जो पहला स्वदेशी उपग्रह था उसका नाम क्या है, ठीक है। तो उसका नाम है आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट कौन है विद्यार्थियों? तो आर्यभट्ट जो हैं गुप्तकालीन प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने दशमलव प्रणाली की खोज की। डेसिमल सिस्टम जो है, जो बाइनरी सिस्टम होता है, सॉरी जो डेसिमल सिस्टम है उसकी खोज करने वाले व्यक्ति आर्यभट्ट ही हैं, है ना। तो प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर ही हमने अपने पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा। और हम देखें तो ये 360 किलोग्राम वजनी उपग्रह को सोवियत संघ को इस उपग्रह को सोवियत संघ ने कोस्मोव 3M के जरिए अंतरिक्ष में छोड़ा था और ये तकरीबन 17 साल तक अंतरिक्ष में रहा। तो इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आर्यभट्ट, ये जीके का सवाल ज़्यादा है अगर देखा जाए तो, है ना, लेकिन चूंकि आज की घटना थी तो मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर अगला सवाल देखें। 1971 में दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन लॉन्च हुआ था जिसका नाम था, ठीक है। ऑप्शन है सोयुत फर्स्ट, सोयुत ए या इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, 1971 में जो दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन लॉन्च हुआ था उसका नाम है सोयुत फर्स्ट, ठीक है। ये सोल्यूट हो गया है, इसका जो सही नाम है वो सोयुत है, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है तो थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। ये है सोयुत फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, सोयुत फर्स्ट किस देश का है? तो विद्यार्थियों ये है रूस का, ये हम ध्यान रखेंगे। आप देख सकते हैं आगे, 19 अप्रैल 1971 को सोवियत संघ ने सोयुत फर्स्ट को पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया। सिलेंडर के आकार के इस स्टेशन का वजन 18.42 किलोग्राम तथा 20 मीटर चौड़ाई तथा 20 मीटर इसकी लंबाई तथा चौड़ाई 4 मीटर थी, ठीक है। 175 दिनों के अपने कार्यकाल में इसने पृथ्वी के 2929 चक्कर लगाए, ठीक है। स्पेस स्टेशन विद्यार्थियों क्या होता है? स्पेस स्टेशन वो जगह होती है जहां पर अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री विश्राम करते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा लोग अंतरिक्ष में जाते ही रहते हैं, ठीक है। भारत के भी बहुत सारे लोग अंतरिक्ष में गए हैं। सबसे पहले व्यक्ति जो भारत से अंतरिक्ष में गए वो थे राकेश शर्मा जी। उसके बाद तो बहुत लंबी लाइनें हैं ना। अगर भारतीय मूल के लोगों की बात करें तो कल्पना चावला हैं, सुनीता विलियम्स हैं। और अभी भारत जो है प्रोजेक्ट गगनयान जो है चला रहा है और प्रोजेक्ट गगनयान के जरिए जो है अब हम अपने दम पर भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेज पाएंगे। अभी तक जो हमने भेजे हैं वो विदेश की सहायता से भेजे, अमेरिका की, रूस की सहायता से भेजे, बट अब हम खुद से भेज पाएंगे। और उसके लिए जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं वो है प्रोजेक्ट गगनयान, है ना। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो अंतरिक्ष यात्री हैं जब अंतरिक्ष में जाएंगे तो रुकेंगे कहाँ, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, अंतरिक्ष में एक बाकायदा स्टेशन बना हुआ है और ये इंटरनेशनल होता है, ठीक है। वहाँ पर जाकर के कोई भी रुक सकता है और वहाँ पर जाकर के एक्सपेरिमेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये तो पहला था, है ना। अभी की बात करें तो अभी जो हमारे पास स्पेस स्टेशन है अंतरिक्ष में
उसको बोलते हैं IST। यह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो धरती के ऊपर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, कोई भी अंतरिक्ष यात्री किसी भी देश का यदि अंतरिक्ष में जाता है तो वो यहाँ पर रुकेगा। चलिए अगला सवाल देखें। किस देश की सरकार के द्वारा कोरोना के टीके की खोज के लिए 1.4 करोड़ पाउंड खर्च करने की घोषणा की गई है? वो कौन सा देश है जिसने ये घोषणा की है कि हम कोरोना टीके की खोज हेतु 1.4 करोड़ पाउंड रुपया खर्च करेंगे? तो यदि इसको देखा जाए विद्यार्थियों, तो वो जो देश है वो है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन सरकार ने ये घोषणा की है कि हम कोरोना टीके की खोज के लिए 1.4 करोड़ पाउंड रुपया खर्च करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्रिटेन सरकार ने हाल ही में कोरोना के टीके की खोज के लिए 1.4 करोड़ पाउंड खर्च करने की घोषणा की है। इस समय सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका संक्रमण और मौतों के मामले में टॉप पर है। देखिए यहाँ पर तो लिखा हुआ है टॉप पर है, लेकिन अगर आप आज का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे दैनिक जागरण, ठीक है, तो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का एक ऑफिशियल उन्होंने वक्तव्य जारी किया है। उन्होंने एक भाषण दिया और कहा है कि ये जो देश हमें बता रहे हैं कि अमेरिका संक्रमण तथा मौतों के मामले पर टॉप पर है, ये डाटा गलत है। अगर सही से डाटा निकाला जाए तो चीन नंबर 1 पर आएगा। ये बात कही है किसने? ये बात कही है ट्रंप ने। आज के न्यूज़पेपर की हेडिंग है ये दैनिक जागरण की, सबसे पिछले पृष्ठ पर जाकर आप देख सकते हो। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये जो डाटा बताया जा रहा है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं, ये सरासर गलत है। एक्चुअल में सबसे ज़्यादा मौतें चीन में हुई हैं। यानी उन्होंने अपने देश को बचाने का, डिफेंड करने का प्रयास किया है। इससे देश की बदनामी होती है कि इतनी बड़ी महाअर्थव्यवस्था है, महादेश है अमेरिका, इतना शक्तिशाली है और अपने ही नागरिकों को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है ना। तो इसके लिए उन्होंने प्रयास किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। फिलहाल ऑफिशियली जो नोटिस है वो यही है कि अमेरिका संक्रमण में मौतों के मामले पे टॉप पर है, उसके बाद इटली, फ्रांस, जर्मनी आता है। ठीक है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ, कि कोरोना टीके की खोज के लिए यहाँ पर ब्रिटेन ने 1.4 करोड़ रुपीस खर्च करने की, मतलब सॉरी रुपीस नहीं, पाउंड खर्च करने की घोषणा की है। चलिए आगे देखें यहाँ पर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश को 1.4 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दे दी है? वो कौन सा देश है जिसे IMF, देखिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसे हम क्या बोलते हैं? IMF। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है ना, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और अभी कुछ दिन पहले की बात है कि कि जो पाकिस्तान है उसके जो PM है इमरान, उन्होंने बाकायदा जो है ऑनलाइन आकर के भीख जैसी मांगी थी कि भैया एक तो हम देखिए कितना गरीब हैं और कोरोना फैल रहा है, अर्थव्यवस्था ठप है, इसीलिए पाकिस्तान की सहायता करे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। बड़ा ही उन्होंने जो है रोना रोया था अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सामने। तो इस मामले में तो खैर वो टैलेंटेड हैं, पाकिस्तान टैलेंटेड है, भीख मांगा, देखो मिल भी गया यहाँ पे, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को 1.4 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता मिल गई है। अच्छा, किस देश को मिल गई है? तो वो देश है हमारा प्यारा पाकिस्तान। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो पाकिस्तान को सहायता जो है यहाँ पर मिल गई है 1.4 अरब डॉलर की। ठीक है, किससे मिल गई है? IMF से मिल गई है। भीख मांगा था इन्होंने, तो लोगों ने सोचा चलो ये तो गरीब है। और पाकिस्तान में तो इतने हालत ख़राब है कि लॉकडाउन भी नहीं कर सकते, क्योंकि लॉकडाउन करेंगे तो अर्थव्यवस्था वैसे भी जीरो है और माइनस में घुस जाएगी। इसलिए बड़ा ही समस्या है, एक तरफ खाई वाली स्थिति है। क्या करे बेचारा पाकिस्तान। तो यही एक रास्ता बचता है कि भीख मांग ले। चलिए ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को 1.4 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दे दी है। IMF के कार्यकारी अध्यक्ष, देखिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। IMF के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? जेफरी ओकामोटो। ठीक है, ये इनका नाम ध्यान रखना, पेपर में पूछ सकता है। IMF के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? जेफरी ओकामोटो ने कहा है कि कोविड-19 महामारी प्रकोप के चलते पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर हो रहा है, इसलिए हम उन्हें 1.4 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता दे रहे हैं। चलिए, और ये तो हम जानते हैं कि ऑलरेडी जो है
पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में आता है, ठीक है। अगर ये ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा तो फिर इसे कुछ सहायता नहीं मिलेगी। अगला देखें, अगला सवाल भैया बेहद ही महत्वपूर्ण है, हम इसको ध्यान रखेंगे, पेपर में आने के पूरे चांस हैं इसके, कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो अभी गवर्नमेंट बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर रही है। पहला तो देखिए आरोग्य सेतु ऐप ही बहुत चल रहा है, नंबर 1 पे आ गया भाई, है ना। एक दिन में ही 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड कर लिया, इतना तो इतिहास में शायद ही कभी हुआ होगा। और अभी किसानों के लिए, स्पेशल किसानों के लिए एक एप्लीकेशन आया है। क्या नाम है उस एप्लीकेशन का विद्यार्थियों? उस एप्लीकेशन का नाम है किसान रथ। ध्यान रखेंगे, किसान रथ उस एप्लीकेशन का नाम है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए, पेपर में आने के पूरे चांस है। बीओ वगैरह में, आरओ में बिल्कुल पूछा जा सकता है ये। अच्छा, अब हम देखें इसकी व्याख्या। तो देखिए लिखा हुआ है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए किसान रथ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किसान रथ एप्लीकेशन के द्वारा किसान और व्यापारी आसानी से फलों की खरीद तथा बिक्री कर सकते हैं। यानी अब देखिए, एक तो कोरोना चल रहा है तो बाहर तो जाने का नहीं है भाई, लॉकडाउन है ना, इसलिए घर पे रहकर ही आप अपनी चीज़ों की खरीद तथा बिक्री कर सकते हैं, अपने सामान को बेच सकते हैं अथवा खरीद सकते हैं। इसके लिए जो एप्लीकेशन है विद्यार्थियों, उस एप्लीकेशन का नाम है किसान रथ। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ना। 2 एप्लीकेशन अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिए, पहला आरोग्य सेतु और दूसरा किसान रथ, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगला है, अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए कौन सी संस्था ने चैट बोर्ड शुरू किया है? देखिए एक्चुअल में क्या, एक तो कोरोना वायरस तो है ही, प्लस इसके अलावा बड़े पैमाने पे देखिए यहाँ पर क्या होता है, अफवाहें फैलती हैं, है ना, बड़े पैमाने पे। तो किस तरीके से इन पर कंट्रोल लगाया जाए, है ना, कि लोगों को कोरोना के बारे में सही जानकारी मिल सके, है ना। तो अफवाहों पर नियंत्रण लगाने के लिए किस संस्था ने चैट बोर्ड, है ना, चैट बोर्ड शुरू कर दिया है। ये एक ऑनलाइन पोर्टल होगा जो कि आपको कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध करवाएगा। तो किस संस्था ने किया है? ऑप्शन है भारत सरकार, WHO, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है WHO, ठीक है। WHO, इसके बारे में हम जानते हैं, WHO स्थापना हुई 1945 में, पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और रिसेंटली की बात है जो मैंने आपको करंट में बताई है कि WHO की फंडिंग पर अमेरिका ने रोक लगा दी है। तो ये करंट का बात है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो WHO ने अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए नई चैटबोट सुविधा शुरू की है। व्याख्या अगर हम देखें यहाँ पर, तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए नई इंटरैक्टिव चैटबोट सर्विस की शुरुआत की है, जिससे लोगों को कोरोना वायरस से जुड़ी सही जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस WHO के मतलब ये जो एप्लीकेशन होगा, इससे फेसबुक के ऑफिशियल पेज द्वारा एक्सेस किया जा सकेगा, ठीक है। तो फेसबुक से जुड़ी हुई होगी ये, और वहाँ पर आप जो भी सवाल पूछना चाहें कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ आप पूछ लीजिए, वहाँ आपको सटीक जानकारी मिल जाएगी। अगला है, बाजार पूंजीकरण के हिसाब से बैंक के एकीकृत शुद्ध लाभ में मार्च तिमाही में 15.4% की बढ़ोतरी की गई। देखिए ये थोड़ा सा अजीब सवाल है। अजीब इसलिए है क्योंकि देखिए एक तो कोरोना चल रहा है ना, तो ऐसे में सारे बिजनेस डाउन जा रहे हैं। वहाँ पर ऐसी कौन सी कंपनी बन गई है, ऐसा कौन सा बैंक बन गया है जिसने पहली तिमाही में, ठीक है ना, ठीक है, पहली तिमाही में अपने शुद्ध लाभ में 15.4% की बढ़ोतरी दर्ज की है? कौन सा बैंक है वो? तो ऑप्शन है ICICI बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो है HDFC बैंक। और शायद आपको पता होगा HDFC बैंक जो है, इसके कुछ शेयरों को चाइना ने भी खरीद लिया है। चाइना का जो सेंट्रल बैंक है उसने भी इनको खरीद लिया है, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। चलिए अगला सवाल देख, अच्छा इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। तो बाजार पूंजीकरण के हिसाब से HDFC बैंक के एकीकृत शुद्ध लाभ में मार्च तिमाही में 15.4% की बढ़ोतरी है, जबकि वित्त वर्ष 19-20 की आखिरी तिमाही में बैंक को 7,280.22 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था, ठीक है ना। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखें, रोहित शर्मा और किसे संयुक्त रूप से IPL इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना गया है? ठीक है, रोहित शर्मा का नाम आप सब लोगों ने सुना ही है। तो रोहित शर्मा और वो कौन सी क्रिकेटर हैं जिन्हें IPL इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना गया है? तो एक तो देखिए यहाँ पर रोहित शर्मा ही है, दूसरे का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन है विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, अजिंक्य रहाणे या जेम्स एंडरसन। तो इसका सही जवाब है हम सबके फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी। व्याख्या आप देख सकते हैं, स्टार स्पोर्ट्स की 20 पूर्व क्रिकेटरों वाली ज्यूरी ने
रोहित शर्मा तथा महेंद्र सिंह धोनी को हाल ही में संयुक्त रूप से आईपीएल इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कप्तान घोषित किया है। साथ ही विराट कोहली को लीग का सबसे सफल भारतीय बल्लेबाज चुना गया है। ठीक है ना, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। अगला सवाल यहां पर देखें हम लोग, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने लॉकडाउन को खोलने के लिए कितने चरण वाली योजना की घोषणा की है। देखिए, अमेरिका इतना पावरफुल है, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि काफ़ी समस्याएं हैं अमेरिका में, बहुत बड़े पैमाने। ऑफिशियल हम माने तो सबसे ज़्यादा मौतें अमेरिका में ही हुई है ना। और अभी कुछ अगर हम देखें तो अभी आज ही की घटना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की है कि हमारे जितने भी स्कूल कॉलेज हैं वो सब 1 साल तक बंद रहेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी पैंडेमिक है अमेरिका में कि 1 साल तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। कितना नुकसान होगा विद्यार्थियों का, कितना नुकसान होगा शिक्षा का। 1 साल तक बंद कर दिया जाएगा। अब उसका रीज़न ये है कि बड़े पैमाने पे वहाँ पे कोरोना फैल रहा है, तो बचाव बहुत ज़रूरी है। यदि हम बचाव नहीं करेंगे तो फिर ये चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाएंगी, है ना। तो लॉकडाउन खोलने के लिए कितने चरणों वाली योजना की घोषणा की है यहाँ पर, तो भैया डोनाल्ड ट्रंप ने 3 चरणों वाली योजना की घोषणा की है। देख सकते हैं आप लोग व्याख्या इसकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉकडाउन खोलने के लिए विज्ञान आधारित तरीके से 3 चरण वाली योजना की घोषणा की है। लॉकडाउन खोलने तथा सामाजिक दूरी के प्रतिबंधों में ढील देने के लिए अभी कोई योजना नहीं है। अगला सवाल देखें लास्ट। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2020-2021 के मध्य तक मुद्रास्फीति के कितने प्रतिशत से नीचे आने का अनुमान लगाया है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में पूछा जा सकता है। आरबीआई का डाटा है ये। ठीक है, आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2020-2021 के मध्य तक मुद्रास्फीति के कितने प्रतिशत से नीचे आने का अनुमान लगाया है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति के उन्होंने जो अनुमान लगाया है वो है 4% का। 4% से नीचे मुद्रास्फीति आ सकती है। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति क्या होती है भाइयों, तो मुद्रास्फीति आप ऐसे समझ लो। देखिए, मुद्रा का मतलब है मुद्रा, स्फीति का मतलब है ज़्यादा, है ना। तो जब मार्केट में ज़्यादा मुद्रा आ जाती है तो इस स्थिति को कहते हैं मुद्रास्फीति। अच्छा, जब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो क्या होता है, जब मार्केट में ज़्यादा पैसा होगा तब क्या होगा, तो मार्केट में ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा लोग शॉपिंग करेंगे। जब लोग ज़्यादा शॉपिंग कर रहे होंगे तो कंपनियों के ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे, और जब किसी चीज़ की मांग ज़्यादा हो जाती है तो कीमत भी ज़्यादा हो जाती है। यानी मुद्रास्फीति बढ़ने से महंगाई होती है, आप इतना समझ लो, है ना। महंगाई बढ़ती है, मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, है ना। अब ये सब क्या होता है तो ये मैं आपको तब समझाऊंगा जब हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी। फिलहाल इतना जान लो, मुद्रास्फीति मतलब है महंगाई। मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, मुद्रास्फीति घटेगी तो महंगाई घटेगी। अच्छा, अब ये नीचे क्यों आ रही है, तो भैया नीचे इसलिए आ रही है, एक तो कोरोना चल रहा है तो लोग बाहर ही नहीं है। जब बाहर नहीं है तो कुछ लोग खरीद नहीं रहे हैं, और जब खरीद नहीं रहे हैं तो चीज़ों के दाम में बढ़ोतरी कैसे होगी, इसलिए महंगाई कम होगी। इसीलिए मुद्रास्फीति के 4% आने का अनुमान लगाया है आरबीआई ने। ठीक है ना, ये है हमारा पूरा का पूरा ये इसका व्याख्या। ठीक है, और ये थे हमारे 20 अप्रैल के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। और अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर मॉडर्न इंडिया की विधिवत क्लास चल रही हैं, डेली क्लास चल रही हैं। तो बिल्कुल यदि आप तैयारी कर रहे हैं बीओ की, यदि आप तैयारी कर रहे हैं आरओ की 2020 के लिए भी, तो आप हमारा चैनल जरूर देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं भैया, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।